हेलो फ्रेंड्स, आदित्य बायो कंसेप्ट में आपका पुनः स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12वीं के जीव विज्ञान विषय का पहला चैप्टर जीवों में जनन के ऊपर ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम हल करने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो ये पहले चैप्टर का तीसरा भाग आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हम 34 प्रश्नों को ऑलरेडी जो है हम लोग समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं। आज का हमारा 35वां प्रश्न है कि जब एक पुष्प से परागकण निकलकर उसी प्रजाति के किसी दूसरे पौधों के फूल के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं, तब उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पर परागण, या इसको इंग्लिश में हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। तो ध्यान रखेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन के लिए दो प्लांट का होना क्या है, अत्यंत आवश्यक है। क्रॉस पॉलिनेशन की प्रक्रिया के लिए यहाँ पे एक ही प्रजाति के होने चाहिए दोनों प्लांट, है ना। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा कि अब यहाँ से पॉलन ग्रेन निकलेगा और निकल करके इसी प्रजाति के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा पे जब स्थानांतरित होगा, तो इस तरह के पॉलिनेशन को हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं या पर परागण कहा जाता है। और पर परागण की प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए हमें एजेंट की आवश्यकता पड़ती है या बाहरी अभिकर्ता की हमें आवश्यकता पड़ती है। और ये बाहरी अभिकर्ता या बाहरी जो एजेंट होते हैं, ये हमारे वायु हो सकते हैं, कीट हो सकते हैं, पक्षी हो सकती हैं, जल हो सकते हैं या अन्य जंतु हो सकते हैं, है ना। तो ये आपके क्रॉस पॉलिनेशन की जो प्रक्रिया होती है वो विशेषकर खजूर में होती है, पपीता में होती है, भांग में होती है। तो ये सब पौधों में क्रॉस पॉलिनेशन की प्रक्रिया हमें देखने को मिलती है। हमारा 36वां प्रश्न है कि नर तथा मादा युग्मकों के संलयन से युग्मनज बनने की प्रक्रिया। जैसे मान लीजिए कि ह्यूमन की अगर हम लोग बात करें तो ये मेल गैमेट्स है, ये फीमेल गैमेट्स है ना। इन दोनों के फ्यूजन के फलस्वरूप जो जाइगोट बनता है, जिसको हम लोग युग्मनज बोलते हैं, है ना। तो इस जाइगोट बनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? तो इसका सही आंसर जो है हमारा निषेचन हो जाएगा, है ना, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो देखिए, पौधों में निषेचन की जो खोज है स्ट्रासबर्गर नामक वैज्ञानिक ने की थी। ये आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये पूछे जा चुके हैं, है ना। जबकि जो डबल फर्टिलाइजेशन है या दोहरे निषेचन है या द्वि निषेचन है, इसकी खोज जो है वो नवासी नामक वैज्ञानिक ने की थी। याद रखेंगे, निषेचन की खोज स्ट्रासबर्गर और डबल फर्टिलाइजेशन की खोज जो है नवासी नामक वैज्ञानिक ने किए थे, है ना। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें जल परागण होता है? यानी कि ये आपके 3 प्लांट दिए गए हैं, इन तीनों प्लांट में किस पौधों में परागण की जो क्रिया होती है वो जल के द्वारा होती है या जल परागण होता है? तो इसका सही आंसर जो है हमारा हाइड्रिला हो जाएगा, यानी कि ग हो जाएगा। अब देखिए, हाइड्रिला के संदर्भ में जैसे कह रहे हैं ना कि जल द्वारा परागण मुख्य रूप से जलीय पौधों जैसे हाइड्रिला हो गया, जोस्टेरा जिसको हम लोग समुद्री घास या सी ग्रास के नाम से जानते हैं, वैलिस्नेरिया आदि में होती है ना। तो जल के द्वारा परागण की जो प्रक्रिया होती है, याद रखेंगे, हाइड्रिला में होती है, जोस्टेरा में होती है, वैलिस्नेरिया में होती है ना। जहाँ परागण जो होते हैं पानी की सतह पर हो सकते हैं या फिर पानी के अंदर स्थानांतरित हो सकते हैं। तो देखिएगा, जब ये परागण जो है वो पानी की सतह पे स्थानांतरित होते हैं, है ना, परागण पानी की सतह पे स्थानांतरित होते हैं, तो इस तरह के हम लोग पॉलिनेशन को ईपी हाइड्रोफिली बोलते हैं। जो कि हाइड्रोफिली का क्या होता है, ये प्रकार होता है। तो ईपी हाइड्रोफिली याद रखेंगे, ईपी हाइड्रोफिली यानी कि जब पॉलिनेशन की प्रक्रिया पानी की सतह पर होती है ना, तो ऐसे ऐसे परागण को हम लोग ईपी हाइड्रोफिली बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल हमारा वैलिस्नेरिया हो जाएगा, है ना। वही दूसरी तरफ हाइपो हाइड्रोफिली की अगर हम लोग बात करें तो परागण की जो क्रिया होती है वो पानी की सतह के नीचे होती है, यानी कि पानी के अंदर होती है। तो इसका एग्जाम्पल हमारा जोस्टेरा हो जाएगा और इसको हम लोग सी ग्रास के नाम से जानते हैं। तो याद रखेंगे, पानी की सतह पे ईपी हाइड्रोफिली और पानी के अंदर तो हाइपो हाइड्रोफिली, है ना।
अगला प्रश्न है कि वायु परागण एनीमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है ना। तो इसका सही आंसर देखिए, यहाँ पे वायु दे रहा है ना, वायु परागण एनीमोफिली। तो वायु है तो यहाँ पे सीधे हवा यहाँ पे दिया हुआ है। तो याद रखेंगे, वायु यानी कि एनीमोफिली या वायु परागण की जो प्रक्रिया होती है वो हवा के द्वारा होती है ना। तो हवा के द्वारा जो होने वाले परागण हैं उसको हम लोग एनीमोफिली के नाम से जानते हैं, जिसमें परागण हवा के माध्यम से एक फूल से दूसरे फूल तक पहुंचते हैं। ये जो परागकण होते हैं, पॉलन ग्रेन जो होते हैं, ये पॉलन ग्रेन एक फूल से दूसरे फूल तक जो है हवा के माध्यम से पहुंचते हैं, है ना। जैसे मक्का हो गया, घास हो गया, गेहूं हो गया, चावल हो गया, है ना, आदि। तो याद रखेंगे, हवा के द्वारा परागण की जो क्रिया होती है उस क्रिया को हम लोग एनीमोफिली बोलते हैं, वायु परागण बोलते हैं। और ये वायु परागण की प्रक्रिया मक्का, घास, गेहूं, चावल इन सब में होती है ना। 39वां प्रश्न है कि वायु परागित जो पुष्प होते हैं सामान्य होते हैं, है ना। यानी कि वैसे पुष्प जिनमें पॉलिनेशन की क्रिया हवा के द्वारा होती है तो वैसे पुष्प होते हैं। तो इसका सही आंसर जो है वो छोटे होंगे और रंगहीन होंगे। यानी कि हमारा ख और ग दोनों इसका ऑप्शन हमारा सही होगा, यानी कि इसका सही आंसर घ हो जाएगा। देखिए, हवा के द्वारा जो परागित होने वाले जो पौधे के पुष्प होते हैं वो हल्के होंगे, लाइट वेट में होंगे, छोटे होंगे और उनमें किसी तरह का कोई सुगंध नहीं होगा। और साथ ही साथ ये रंगहीन होंगे, कलरलेस होंगे। ये बहुत अधिक परागण को क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं, क्योंकि इनमें पॉलिनेशन की जो प्रक्रिया होती है वो हवा के द्वारा होती है। और हवा के द्वारा अधिकांश पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो इधर उधर जो हैं वो लॉस हो जाते हैं। तो इसलिए इनको ज़्यादा परागण बनाने की क्या होती है, आवश्यकता पड़ती है, ताकि पॉलिनेशन की क्रिया हो सके, है ना। 40वां प्रश्न है कि कीटों के द्वारा होने वाले परागण को क्या कहा जाता है। यानी कि जब पॉलिनेशन की क्रिया कीटों के द्वारा होती है तो इस तरह के पॉलिनेशन को हम लोग क्या कहेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एंटोमोफिली हो जाएगा, है ना। तो देखिएगा, कीट द्वारा परागण एंटोमोफिली कहलाता है। ये फूल मुख्यतः अधिक आकर्षक होते हैं। देखिए, इन फूलों की विशेषता होती है, यानी कि वैसे पौधे जिनमें कीटों के द्वारा पॉलिनेशन की क्रिया होती है उस पौधों के जो फूल होते हैं वो काफ़ी आकर्षक होते हैं, मीठे सुगंध वाले होते हैं, उनमें रस होते हैं, रस से भरपूर होते हैं। और इसके पॉलन ग्रेन जो होते हैं अक्सर चिपचिपे होते हैं, ताकि ये आसानी से जो कीट कीट हैं उनके शरीर पर ये आसानी से क्या हो, चिपक सके। और इसके एग्जाम्पल जो है सूर्यमुखी हो गया, गुलाब हो गया, कद्दू हो गया, लौकी हो गया। इन सब पौधों में पॉलिनेशन की जो क्रिया होती है वो कीटों के द्वारा होती है। और जब पॉलिनेशन की क्रिया कीटों के द्वारा होती है तो इस तरह के पॉलिनेशन को हम लोग एंटोमोफिली बोलते हैं। और ये एंटोमोफिली सूर्यमुखी, गुलाब, कद्दू, लौकी आदि जैसे पौधों में हमें देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है कि पक्षियों द्वारा होने वाले परागण को क्या कहा जाता है। यानी जब पॉलिनेशन की क्रिया पक्षियों के द्वारा होती है तो वैसे परागण को हम लोग क्या कहेंगे। तो इसका सही आंसर जो है हमारा ऑर्निथोफिली हो जाएगा। देखिए, ऑर्निथोफिली के संदर्भ में ऑर्निथोफिली जो है इनमें पक्षियों द्वारा पॉलिनेशन की क्रिया होती है। यानी कि जब पॉलिनेशन की क्रिया, परागण की प्रक्रिया पक्षियों के द्वारा संपन्न होती है तो इस तरह के परागण को हम लोग ऑर्निथोफिली पॉलिनेशन बोलते हैं। जैसे हमिंग बर्ड्स, सन बर्ड्स, ये पक्षियां हैं, इन पक्षियों के द्वारा पॉलिनेशन की क्रिया होती है। देखिए, हमिंग बर्ड्स जो है ना, ये विश्व की सबसे छोटी पक्षी है। और इसकी एक विशेषता होती है कि ये पक्षी जो है वो पीछे की ओर भी उड़ने में क्या होती है, सक्षम होती है। और संसार की सबसे छोटी पक्षी भी होती है ना। तो याद रखेंगे, पक्षियों के द्वारा होने वाले परागण को हम लोग ऑर्निथोफिली बोलते हैं, है ना। 42वां प्रश्न है कि युग्मनज जाइगोट से भ्रूण बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है।
देखिए यहाँ पे एम्ब्रायो दिया है तो सीधे यहाँ पे आप लगाएंगे एम्ब्रायोजेनेसिस, यानी कि जो जाइगोट से जो एम्ब्रायो बनता है, भ्रूण बनता है, विकसित होता है जाइगोट में। जब डिवीजन होते हैं तो डिवीजन होने के बाद ये एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम लोग भ्रूण बोलते हैं, है ना। तो जाइगोट से भ्रूण बनने की प्रक्रिया जो है वो हमारा एम्ब्रायोजेनेसिस या भ्रूणोद्भव कहलाती है। अगला प्रश्न है कि किस प्रकार के विभाजन को हम न्यूनकारी विभाजन बोलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन को हम लोग न्यूनकारी विभाजन के नाम से भी जानते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निषेचन के पश्चात अंडाशय जो होता है वो किस में परिवर्तित हो जाता है। तो देखिए ये अंडाशय याद रखेंगे, कई बार क्वेश्चन जो है ये पूछे जा चुके हैं। तो ये निषेचन के पश्चात ये जो अंडाशय होता है, ओवरी जो होता है, वो डेवलप होकर के फल का निर्माण करता है। इसको आप याद रखेंगे, है ना। 45वां प्रश्न है कि निषेचन के पश्चात बीजांड जो होता है ना, ये परिपक्व होकर के क्या बनाता है। तो इसका सही आंसर जो है हमारा बीज का फॉर्मेशन करता है ना। तो निषेचन के पश्चात आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये बीजांड जो होते हैं वो परिपक्व होकर के बीज का निर्माण करते हैं, है ना। अगला प्रश्न है कि पार्थेनोजेनेसिस शब्द किसके द्वारा दिया गया था। तो याद रखेंगे पार्थेनोजेनेसिस जो शब्द है वो ओवेन के द्वारा दिया गया था, है ना। अब देखिए ये पार्थेनोजेनेसिस के संदर्भ में कुछ बातें हैं। जैसे ये इसको हिंदी में हम लोग पार्थेनोजेनेसिस को हम लोग अनिषेक जनन के नाम से जानते हैं। ये जनन की एक प्रक्रिया होती है जो कुछ खास जीवों जैसे रोटीफर्स हैं, मधुमक्खियाँ हो गई, कीट कीट हो गए, कुछ पक्षियाँ जैसे टर्की हो गई, ये सब जीवों में अनिषेक जनन यानी कि पार्थेनोजेनेसिस की क्रिया पाई जाती है। यह एक ऐसी प्रजनन प्रक्रिया होती है जिसमें मादा युग्मक यानी कि जो एग होता है नर युग्मक के युग्मन के बिना ही, यानी कि इसमें ये जो एग होता है वो एग बिना नर युग्मक के फ्यूजन के ही वो विकसित होकर के और नए जीवों में क्या हो जाता है, बदल जाता है या नए जीवों का निर्माण करता है। यानी कि सिर्फ फीमेल गैमेट्स जो होती है ना, ये सक्षम होती है नए जीवों को बनाने में। इसके लिए हमें निषेचन की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। यानी कि मेल गैमेट्स की आवश्यकता नहीं पड़ती कि मेल गैमेट्स आएगा फिर यहाँ पे फ्यूज़न होगा तब जा कर के डेवलपमेंट होगा, है ना। तो ये अकेले जो है मादा युग्मक जो होती है वो सक्षम होती है नए जीवों को बनाने में, निर्माण करने में, है ना। तो ये भी एक प्रजनन की क्या होती है, एक प्रक्रिया होती है। अब देखिएगा पौधों में ये पार्थेनोकार्पिक, है ना। ये दूसरा एक टॉपिक है पार्थेनोकार्पिक। पार्थेनोकार्पिक में क्या होता है कि पौधों में बिना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया को हम लोग पार्थेनोकार्पिक बोलते हैं। ये भी याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि पौधों में बिना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया को हम लोग पार्थेनोकार्पिक कहते हैं, जो पार्थेनोजेनेसिस से क्या होता है, अलग होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, है ना। अगर आप और इसके पहले जो है आप भाग 1 और भाग 2 को भी आप देख सकते हैं। कुछ उसमें भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो हैं जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, है ना। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।